अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कोर्स का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। रिसर्च के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। रिसर्च क्या चीज़ है? रिसर्च इज़ एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड डेटा बेस्ड. Research is critical and objective. Its purpose is finding solution to a specific problem. अब अगर हम बिजनेस रिसर्च की बात करें तो बिजनेस रिसर्च क्या है? ये भी आम रिसर्च की तरह एक रिसर्च होता है जिसका मकसद होता है एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर उस प्रॉब्लम पे काम करके उसका एक वैलिड और सॉलिड सोल्यूशन प्रेजेंट करना। लेकिन बिजनेस रिसर्च आम प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करेगा, बल्कि ये बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन पे ये काम करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा और फिर रिसर्च के थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू उनका सोल्यूशन ढूंढेगा जो कि वो बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उसको फर्दर इम्प्रूव कर सके। साइंटिफिक रिसर्च, जहाँ तक बात साइंटिफिक रिसर्च की है तो साइंटिफिक रिसर्च को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी तहकीक है जो हक़ाइक़ के बेस पे होती है, जिस पे आप डेटा या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू किसी चीज़ को साबित करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इट परसू अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एंड रिगरस मेथड। साइंटिफिक रिसर्च इज़ मोर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लफ्ज़ बार बार रिसर्च में आएगा। इससे क्या मुराद है? जब ऑब्जेक्टिव का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है कि जो हकीकत जिस तरह होती है आप उसको वैसे ही प्रेजेंट करें, इसमें अपनी तरफ से कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना करें, इसमें अपने पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स ऐड ना करें, बल्कि जो चीज़ जैसी है वैसे ही इसको आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट करें। इसको हम ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैब में कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसका तरीक़ाकार यूँ होना चाहिए कि आप दिन में 3 मरतबा वो एक्सपेरिमेंट दोहराएं, तो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस क्या होगा कि आप एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड पे, उसी शेड्यूल पे वो एक्सपेरिमेंट 3 मरतबा दोहराएं। आप ये ना कहें कि चले जी आज मैं थका हूँ तो आज 2 मरतबा करता हूँ, कल 4 मरतबा करूँगा, या 3 मरतबा होने से तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना 4 मरतबा किया जाए। तो अपना ओपिनियन, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स इस प्रोसीजर में ऐड नहीं होने चाहिए, बल्कि प्योर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। रिसर्च इस एक किस्म का सर्कल है, ये एक ना ख़त्म होने वाले प्रोसेस का नाम है। हमेशा से क्या होगा, आप आइडेंटिफाई करेंगे कोई सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम, कोई रिसर्च क्वेश्चन, फिर उस पर डेटा गैदर करेंगे, फिर जो आपने डेटा गैदर किया है उसको आप एनालाइज करेंगे, उसके से एक पैटर्न को जानेंगे, उसमें सोल्यूशन ढूंढेंगे और जैसे ही आपके पास कोई सोल्यूशन आता है आप उसको कंक्लूड करते हैं। जैसे ही कंक्लूड होगा दोबारा से फिर जाके वही आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि जो चीज़ हमने बनाई है वो अभी एब्सोल्यूट नहीं है, उसको आप फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। हर चीज़ में वक्त के साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सोल्यूशन आएंगे, उसको फिर प्रोसेस शुरू होगा उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर सोल्यूशन आएगा, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। इट्स अ सर्कल जो ना ख़त्म होने वाले प्रोसेस का नाम है। अब साइंटिफिक रिसर्च और बिजनेस, क्या हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। बिजनेस रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं इसको हम साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा के बेस पे, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसको लैब या फिर लॉजिक या फिर मैथ से प्रूव करते हैं। तो बिजनेस में भी जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको हम साइंटिफिक मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय इसके कि आप अपनी ओपिनियंस दें। अब बिज़नेस में हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं? तो ये याद रखिए कि बिज़नेस में भी आप दोनों बेसिक रिसर्च भी कर सकते हैं और अप्लाइड रिसर्च भी कर सकते हैं। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च अगर आपको नहीं याद तो आप पिछले लेक्चर्स में टाइप ऑफ रिसर्च वाले लेक्चर में जाके इसको पढ़ें, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अब अगर मैंने बिज़नेस की फील्ड में बेसिक रिसर्च करनी है तो मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ें, जैसे कि एम्प्लॉइज़ हैं उनका जनरल स्ट्रेस, जनरल एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो जनरल स्ट्रेस लेवल है वो क्यों है, या फिर अगर कोई कंपनीज़ हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हमने इम्प्रूव करनी है तो ऐसा क्या किया जाए जिससे फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आ जाए, या फिर अगर एडवर्टाइजमेंट है तो उससे सेल्स कैसे इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर अगर बिज़नेस की हायरार्की है तो उस हायरार्की से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है आया तो उससे बिजनेस परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये जनरल क्वेश्चन है जिसे एकेडेमिया में हम नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, अगर ये बिजनेस ओरिएंटेड स्टडीज़ भी हम करें। इसी तरह से आप बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में अप्लाइड रिसर्च भी कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि तमाम कंपनी के सेल्स कम हो,
ज़रूरी नहीं कि तमाम कंपनीज़ का टर्नओवर रेशो हाई हो। एक स्पेसिफिक कंपनी है, उसका टर्नओवर हाई आ रहा है, तो आप उसी स्पेसिफिक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च कर सकते हैं कि इसका टर्नओवर रेट क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो जो फाइंडिंग्स इस केस में आएंगी वो तमाम कंपनीज़ के लिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ उस कंपनी के लिए होगी। लेकिन अगर आप जो सोल्यूशन ढूंढते हैं वो पूरे एक साइंटिफिक मेथड से होंगे। पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करनी है, फिर आपने डेटा कलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर स्टेटिस्टिकल टूल से उसके एनालिसिस करके बाद में सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। आज जिस चीज़ की हमारा फोकस है ज़्यादा वो है हॉलमार्क्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। अब हॉलमार्क्स ऑफ बिजनेस रिसर्च से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें कितने क्वालिटीज़ होने चाहिए, कितने उसके करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो एक रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसके यूँ तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हम 8 ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर रिसर्च में ढूंढते हैं, और हर रिसर्च में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इन 8 करेक्टरिस्टिक्स को हम कंबाइन जब हम करते हैं, और या इसको एज अ होल हम कहते हैं, तो इसको हम हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। सबसे पहले इसमें पर्पजनेस आ रहा है। पर्पजनेस का क्या मतलब है? इससे मुराद है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका एक क्लियर गोल होना चाहिए, उसका एक पर्पज़ होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप किसी ख्याली दुनिया में रह रहे हैं और वहाँ से कोई प्रॉब्लम उठा के आप कहें कि नहीं जनाब मैं इस पर रिसर्च करूँगा। अक्सर ऐसे रिसर्च स्टडीज़ फेलियर रिजल्ट करते हैं, इससे कुछ कंक्रीट आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी आपने स्टडी करनी है उसमें आपकी रिसर्च और ऑब्जेक्टिव थोड़े से ही, छोटे से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो रिसर्च मस्ट बी स्टार्टेड विद ए डिफिनेट क्लियर एम एंड ऑब्जेक्टिव। अब अक्सर जो लोग नए रिसर्चर्स होते हैं उनका ख्याल होता है कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं या हम जो रिसर्च करेंगे तो हम बहुत बड़ी कोई चीज़ इन्वेंट करेंगे। जब आप उससे पूछते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो वो कहेंगे कि जनाब मैं ये 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको बता देंगे कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। अक्सर ऐसी चीज़ें गलत होती हैं। एक सिंगल रिसर्च स्टडी में आपने एक चीज़ को फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम SVBU की बात करें, आप इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि जनाब मैं रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि यहाँ पे एकेडमिक्स की क्वालिटी कैसे हो, यहाँ पे ज़्यादा PhD टीचर कैसे आएंगे, यहाँ के बिल्डिंग कैसे ठीक होंगे, SVBU में नेट की फैसिलिटी कैसे आएगी, यहाँ पे लोड शेडिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो ये सारे क्वेश्चन वैलिड हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की स्टडी करेंगे कि जो सारे इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने निकले, तो इट विल बी अ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आप एक स्टडी में इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकते हैं। ये तमाम डिफरेंट स्पेशलिटी की चीज़ें हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक स्टडी में सिर्फ स्पेसिफिक एक छोटे से क्वेश्चन को फोकस करना है, जो बहुत छोटा सा ही, लेकिन उसको क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई शक शुबा या वैगो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। रिसर्च फाइंडिंग्स मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पर्पजनेस का एक मतलब ये भी है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी वो किसी न किसी सूरत में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन एम्प्लॉज कमिटमेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इट विल ट्रांसलेट इनटू लेस टर्नओवर, लेस एब्सेंटिज्म एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस लेवल। दूसरा जो हॉलमार्क है उसको हम रिगरनेस कहते हैं। सो व्हाट इज रिगरनेस? रिगरनेस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो इससे मुराद है कि रिसर्च करते हुए केयरलेस बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलता। आप जब भी रिसर्च करते हैं, जो सा भी आपका रिसर्च का स्टेप है वो आपने इंतहाई केयरफुल होके करना है, चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल तक सीरियस लेके चलना है। ये जो नॉर्मल रूटीन में हम केयरलेस बिहेवियर करते हैं, चीज़ों को जहाँ मर्जी रख दिया, जब मर्जी उठा लिया, ये चीज़ें रिसर्च में नहीं होती। अगर आप ऐसा बिहेवियर रखेंगे तो आपके डेटा गलत आएगा, उससे फिर रिजल्ट्स गलत आएंगे और आपकी पूरी स्टडी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपके रिसर्च का मेन पर्पस इस तरह है कि आपने डेटा किसी ख़ास ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बीइंग या जो चीज़ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया हो कि उसका डेटा आपने सुबह 7 से सुबह 8 बजे के दरमियान लेना है, इसके बाद आपने नहीं लेना, और यहाँ पे आप अपना केयरलेस बिहेवियर दिखा रहे हैं, या तो लेट उठ रहे हैं या कोई भी वजह है जिससे आप कहें क्या मतलब कि कोई मसला है ही नहीं, 7 बजे नहीं, मैं 9 बजे इकट्ठा कर लेता हूँ, मैं 10 बजे इकट्ठा कर लेता हूँ, डेटा इकट्ठा करना है ना, तो इसमें क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपको आपका रिसर्च सुपरवाइज़र या आपका जो रिसर्च हेड है वो आपसे जब एक टाइम का कहता है, तो इसके पीछे पूरी एक लॉजिक होती है, इसके पीछे उन्होंने पूरा वर्कआउट किया होता है। तो अगर आप उन चीज़ों में केयरलेसनेस दिखाएंगे, आप सही तरीके से वो काम नहीं करेंगे, तो उससे आगे जाके पूरे रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं। सो जो भी रिसर्च स्टडी होगी वो बहुत ज़्यादा ही रिगर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिगर ने एक छोटी सी मिसाल में दे सकता हूँ। जो बुलेट्स होते हैं
जो जिससे हम मतलब पिस्टल या गन से बुलेट फायर करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुलनेस दिखाएं, आप केयरलेस बिहेवियर शो करें और आप एक बुलेट के साइज़ में मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इंक्रीज़ कर दें कि क्या होता है, इतना है 1 मिलीमीटर से क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाएं जब आप फायर करेंगे तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा, उससे पिस्टल को और आपके सेहत को कितना नुकसान पहुंच सकता है। ये तो जस्ट एक एन एग्जांपल था, लेकिन ये एग्जांपल बता रहा है कि अगर इस तरह का आपका प्रोसीजर होगा तो वो रिगर नहीं होगा। जापानीज़ टेक्नोलॉजी क्यों इतनी ज़्यादा मानी जाती है, लोग उसको क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिगरनेस एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच गया है। मतलब वो साइज़ पे, क्वालिटी पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो किसी एक छोटी सी बात पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर छोटी सी छोटी गलती भी होगी तो वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही उसको बैन कर देते हैं, उसको लॉन्च नहीं होने देते। टेस्टेबिलिटी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रिसर्च का। सो टेस्टेबिलिटी रेफर्स दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस से मुराद है रिसर्च, जो रिसर्चर जो है क्लेम करता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। लेट अस सपोज आप एक प्रॉब्लम है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटीज़ में एक यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज़ पे स्ट्रेस क्यों है। आप रिसर्च पढ़ते हैं, दूसरे लोगों का स्टडीज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब स्ट्रेस के बहुत रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टडी कर रहा हूँ और मैं ये टेस्ट करूँगा कि लो सैलरी की वजह से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉइज़ पे स्ट्रेस है। तो आप अब ये देखें, आप एक दावा कर रहे हैं। दावा कैसे है कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लो सैलरीज एंड हाई स्ट्रेस लेवल। तो ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। या फिर सपोज अगर आप कहें कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छा आ रहा, तो आप स्टडीज़ करते हैं, दूसरे लोगों की स्टडी करते हैं, फिर रिसर्च थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद एक हाइपोथेसिस आप डिज़ाइन करते हैं कि द लो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं, इस क्लेम को हाइपोथेसिस कहते हैं। तो टेस्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास हाइपोथेसिस हो, क्योंकि हाइपोथेसिस नहीं होगा तो आप टेस्ट क्या करेंगे। तो हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसको आप टेस्ट करेंगे, लेकिन हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकली टेस्ट होने के काबिल हो। आपने कोई ऐसा दावा नहीं किया हो जो कि फिर ना लैब में आप टेस्ट कर सकते हैं, ना जिसके लिए आपको डेटा मिले, ना वो आपके पास सेटिंग हो। तो हकीकत पसंदाना हाइपोथेसिस होना चाहिए। रिप्लिकेबिलिटी एक और इंतहाई अहम करेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च का। रिप्लिकेबिलिटी का मतलब है कि जो रिसर्च स्टडी आप कर रहे हैं उसको आप बार बार दोहरा सकते हैं। ऐसी स्टडी बिल्कुल ठीक नहीं होती जो आप एक बार कर लें, उसके फाइंडिंग्स आ जाए और अगर आपसे कहा जाए कि ज़रा आप अपनी स्टडी रिपीट करें कि दोबारा वो फाइंडिंग्स आते हैं कि नहीं, और जब आप दोबारा रिपीट करने लगे तो या तो वो फाइंडिंग्स ना आए, या फिर जब आप वो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस हो ही ना, वो बीच में रुक जाए। तो इस किस्म की स्टडी को हम कहते हैं कि दिस स्टडी इज़ नॉट रिप्लिकेबल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिसर्च स्टडी कि जो भी स्टडी आप कंडक्ट करते हैं वो बार बार रिप्लिकेट होने के काबिल हो। जो प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार आपने किया है वो बहुत क्लियर हो, वो करने के लायक हो। मतलब आपने कोई आइडियल या कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाया हो कि सिर्फ वो आप अपने जहन में कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा उसको करना चाहे तो वो उसको ना कर सके। तो ऐसी स्टडीज़ भी साइंटिफिक स्टडीज़ पर नहीं कहलाती। इसलिए जब भी आप रिसर्च करें तो मैकेनिज़्म और चीज़ों को ऐसे लेके चलें कि आपको पता हो कि मेरे बाद अगर कोई और भी इसी तरीक़ाकार से चलेगा तो वो इन्हीं रिज़ल्ट पे पहुंचेगा जो आपने बनाए हैं। ऐसा ना हो कि आपके तरीक़ाकार कोई दूसरा फॉलो करे और जो रिज़ल्ट्स आपने बनाए हैं उस रिज़ल्ट के बिल्कुल अपोजिट रिज़ल्ट्स आए, तो ये तो फिर रिप्लिकेबिलिटी ना हुई, ये तो मतलब अजीब सा हो जाएगा। तो जितनी आपकी रिप्लिकेबिलिटी स्टडी आपकी ज़्यादा होगी उतना ही लोग आपकी स्टडी पे ट्रस्ट करेंगे और उतना ही आपकी स्टडी ज़्यादा फेमस होगी। प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस से मुराद है कि जो स्टडी आप कर रहे हैं इसमें प्रिसीजन होना चाहिए। प्रिसीजन मतलब कि करेक्टनेस होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, रियलिटी के पीछे आप भाग रहे हैं, तो जो स्टडी आप कर रहे हैं इसके फाइंडिंग्स ऐसे होने चाहिए जो रियलिटी के करीब से करीब तर हो, जिसमें प्रिसीजन ज़्यादा हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो। Precision reflects the degree of accuracy of the results. We ensure that our findings are close to reality so that we can place reliance or confidence in the results. In social sciences, confidence level is 95%. अब अगर अब आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने हाइपोथेसिस टेस्ट किए और ये 99% या 95% या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे
एक्सेप्ट हो रहे हैं। इससे क्या मुराद है? तो अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे आपके हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 बार ये स्टडी कंडक्ट करें तो 95 बार यही रिज़ल्ट आएगा जो आपने बताया है। 5 बार हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये रिज़ल्ट डिफरेंट आए। तो अगर इस तरह से है कि अगर 100 में से 95 बार आपके ही रिज़ल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाकई आपकी स्टडी में प्रिसीजन है, ये रेगर भी है और ये टेस्टेबल भी है। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस 30 या 40 या इवन 60 या 70 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे एक्सेप्ट हो तो रिसर्च में, साइंटिफिक स्टडीज़ में ऐसे फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपके फाइंडिंग्स कम से कम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल से ऊपर होने चाहिए। सोशल साइंस जो हमारी बिजनेस स्टडी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इनमें हम अक्सर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सेप्ट करते हैं। जो ह्यूमन साइंसेस हैं जैसे फार्मेसी है, ड्रग्स वगैरह के लाइन है, इनमें फिर 95% भी कम है। ये लोग 99% तक प्रिसीजन चाहते हैं। तो ये प्रिसीजन क्या है कि अगर 100 बार मैं एक्सपेरिमेंट दोहराऊँ तो 99% वैसे ही रिजल्ट आने चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं। तो अगर एक मरतबा रिजल्ट वैसे नहीं आते तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ह्यूमन साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में ये रिजल्ट इसलिए कॉन्फिडेंस इंटरवल इसलिए हाई रखा गया है क्योंकि वहाँ पे इंसानों की जान को ख़तरा हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चले हम मेडिसिन 100 बंदों को देंगे तो 90 अगर दुरुस्त होते हैं और 10 मरते हैं तो खैर है नहीं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि 99% तक रिजल्ट दे। सोशल साइंसेज में हम 95% तक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो हमारा लेन देन होता है, जो हमारा फोकस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पे है, ह्यूमन साइकी पे है, ह्यूमन मेंटेलिटी पे है। और ह्यूमन साइकी, मेंटेलिटी ये चीज़ें एक तरह नहीं रहती, ये हर वक्त तब्दील होती रहती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है कि 99% हम एक्यूरेसी से बात करें। तो अगर 95% भी हमारी एक्यूरेसी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि हमारा रिसर्च प्रिसीजन भी है और इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी है। सॉरी, इसमें कॉन्फिडेंस हम कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स पे। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की समझ नहीं आ रही तो आप अपने स्टेटिस्टिक कोर्स में रिपीट करें, वहाँ पे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल। The next important hallmark of a scientific research is objectivity. Objectivity क्या है? The conclusion drawn from information should be objective. The find should be based on the facts. The more objective the interpretation of the data, the more scientific the research investigation becomes. पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि एक रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो कंक्लूजन आप ड्रा कर रहे हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे होना चाहिए। आप हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये फलां फिनोमिना इस तरह है। नहीं, आपका ख्याल रिसर्च में नहीं चलता है। आप डेटा देखें, डेटा पे एनालिसिस करें, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे बात करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी क्लास में स्टडी कंडक्ट करता हूँ और मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ आपके स्कोर का हर सब्जेक्ट में, और फिर सारे स्कोर से मैं अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करता हूँ और अरिथमेटिक मीन पूरे स्टूडेंट्स का आता है 65%, तो अब ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या होगा कि मैं कंक्लूजन ड्रा करूँ कि ये क्लास जो है ये बिलो एवरेज है, या ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इनमें ना कोई ये ज़्यादातर जीनियस नहीं है और बिल्कुल नालायक भी नहीं है, क्योंकि आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है 65%। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो 65% बता रहे हो और मैं अपनी फाइंडिंग्स में लिखूँ कि मेरे ख्याल में 65% इनका स्कोर आया है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत जीनियस स्टूडेंट है क्योंकि इसमें ये वजह है, क्योंकि इसमें वो वजह है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो रिजल्ट्स आए हैं आपने उन्हीं की बेस पे बात करनी है, जो फैक्ट्स एंड फिगर है उन्हीं के बेस पे आपने अपना कंक्लूजन ड्रा करना है। जितना आपका रिसर्च ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा उतना ही आपकी साइंटिफिक स्टडी ज़्यादा करेक्ट होती है और उतना ही इसको लोग ज़्यादा साइंटिफिक कंसिडर करते हैं। Another important hallmark of the business research is generalizability. ये बहुत अहम है। जनरलाइजेबिलिटी से मुराद है कि जो आपकी फाइंडिंग्स है वो आप जनरलाइज कर सके, उसको आप स्पेसिफिक से जनरल पे आसानी से लेके जा सके। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं कि जनाब आप देखना चाह रहे हैं कि गुर्बत के क्या रीज़न्स हैं। तो अब अगर आप पाकिस्तान में गुर्बत के रीज़न देखना चाहें तो आप एक सही बेहतरीन स्टडी कब होगी कि जो पाकिस्तान में जितने ज़्यादा गरीब हैं आप उन तमाम से डेटा इकट्ठा करें और फिर उसके बेस पे बात करें कि हक़ाइक़ ये हैं। लेकिन इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, ना इतने रिसोर्सेज होते हैं, ना इतना टाइम होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सैम्पल पे डिसीजन लेते हैं। हम छोटे से तबके से एक ख़ास जगह पे कुछ गरीब लोगों से इंटरव्यूज़ कर लेते हैं या फिर क्वेश्चनियर फिल कर लेते हैं और उसकी बुनियाद पे फिर हम बात करते हैं कि ये रीज़न हो सकते हैं। तो अगर आप एक छोटी सी सैम्पल साइज़ की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, उसमें भी आपकी इतनी केयरफुल बिहेवियर होना चाहिए, आपकी क्वेश्चनियर इतना वैलिड होना चाहिए, आपकी जो इंटरव्यू है वो इतनी सिस्टमेटिक होनी चाहिए कि जो आपकी फाइंडिंग्स हो वो आप आसानी से उस छोटे से सैम्पल की बुनियाद पे ओवरऑल पॉपुलेशन तक जनरलाइज कर सकें।
इन अदर वर्ड्स आपकी रिसर्च स्टडी सिर्फ एक ख़ास शख्स या एक ख़ास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक ख़ास जगह के लिए लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जो आपके फाइंडिंग्स वो ऐसे होने चाहिए कि वो जो हर जगह पे लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकें और वो कहें कि हाँ वाकई ये भी एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ख़ास बंदे में कोई एक ऐसा रीज़न है जो सिर्फ वो समझता है कि उसके लिए गुर्बत का रीज़न है। जब आप वो रीज़न उससे पूछते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं पूरी दुनिया में यही रीज़न है और बाकी लोग उसको समझे ही नहीं, बाकी लोग कहें कि नहीं जनाब ये फैक्टर तो सिरे से है ही नहीं, तो ऐसी किस्म की स्टडी फिर जनरलाइजेबल नहीं होती। तो आपने ऐसे फैक्टर्स उठाने हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे लागू हो सके। परसिमनी एक और इंतहाई अहम हॉलमार्क है साइंटिफिक रिसर्च का। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो शायद आपको इसकी और समझ आ सके। लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। लेट अस सपोज आप देखना चाहते हैं कि स्ट्रेस है एम्प्लॉइज़ पे, तो स्ट्रेस के क्या रीज़न है। तो आप कहते हैं कि जनाब मैं हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि लो सैलरी का ज़्यादा अमल दखल है स्ट्रेस पे। तो अगर आप एक वेरिएबल से स्ट्रेस को मेयर करेंगे तो वाकई लो सैलरी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, लिटरेचर रिव्यू से ये जाहिर हुआ है। लेकिन ये सिर्फ ये एक वेरिएबल नहीं है जो स्ट्रेस काज कर रहा है। हकीकत में स्ट्रेस के साथ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, 10 वेरिएबल, 20 वेरिएबल और भी होंगे। फॉर एग्जांपल लो स्ट्रेस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हो सकता है जियोग्राफिकल लोकेशन, एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हो सकता है द रिलेशनशिप विद बॉस, एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हो सकता है बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ। तो मतलब जितना आप इसको स्टडी करते जाएंगे आपको स्ट्रेस के लिए बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। तो अब हम क्या करें, क्या हम एक ही वेरिएबल लेके उस पर स्ट्रेस स्टडी करें और एक ही वेरिएबल पे अपना रिसर्च पेपर लिख के, या अपनी स्टडी में 50 या 100 वेरिएबल्स ऐड करें। अब ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप एक वेरिएबल ऐड करते हैं तो बाकी वेरिएबल क्यों आपने इग्नोर किए हैं। तो अगर आप 50 या 100 वेरिएबल ऐड करते हैं तो फिर उसको आप कवर कैसे करेंगे इतने ज़्यादा को। तो अब क्या किया जाए, या एक वेरिएबल लिया जाए या ज़्यादा वेरिएबल लिया जाए। ये डिसीजन हम करते हैं परसिमनी पे। परसिमनी क्या कि किसे कहते हैं कि आप थोड़े से चीज़ से, थोड़े से इनपुट से आप ज़्यादा आउटपुट लें, इसको हम परसिमनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल आपने लिया, उससे आपने स्ट्रेस डिफाइन किया, तो जब आपने देखा तो आपकी स्टडी ने स्ट्रेस को 30% कवर किया है। तो अभी 70% रहता है ना, क्योंकि 70% क्यों आपने स्ट्रेस एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आपने सिर्फ एक वेरिएबल उठाया था लो रिम्यूनरेशन या लो सैलरी। और भी तो वेरिएबल्स हैं जो स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने अपने स्टडी में एक वेरिएबल और ऐड किया कि जनाब लो रिम्यूनरेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। लेट्स से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने दो वेरिएबल कर लिए। कहते हैं कि लो रिम्यूनरेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ये स्ट्रेस काज करता है। तो पहले आपका एक्सप्लेनेटरी पावर 30% था, जब आपने दो वेरिएबल्स ले लिए तो लेट अस सपोज आपका एक्सप्लेनेटरी पावर 60% हो गया है। एक वेरिएबल के ऐड करने से आपको 30% एक्सप्लेनेटरी पावर और मिल गया है, जो कि बहुत अच्छा है। अब दो वेरिएबल्स पे आप 60% स्टडी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये मॉडल, वो एक वेरिएबल के इस्तेमाल से ये दो वेरिएबल वाला मॉडल ज़्यादा बेहतर हो गया। अब अगर आप तीसरा वेरिएबल ऐड करते हैं कि चले जनाब मैं एक और वेरिएबल डालता हूँ ताकि मेरी स्टडी और मजबूत हो, तो आप कहते हैं लो रिम्यूनरेशन प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्लस तीसरा वेरिएबल आप डालते हैं रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र। अब आपने स्टडी की तो आपका पूरा एक्सप्लेनेटरी पावर 75% तक पहुंच गया। देखिए ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी पावर आपका बढ़ रहा है। पहले 30% था, फिर 60% हो गया, फिर 75% हो गया। लेकिन तीसरी वेरिएबल के एडिशन से आपको पावर कितना मिला, जस्ट 15%। लेकिन अभी भी अच्छा है क्योंकि तीन वेरिएबल से आप 75% एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप चौथा वेरिएबल डालते हैं, सपोज कोई सा भी वेरिएबल है, डी या ई कोई वेरिएबल है, जब वो आपने वो डाला और आपने स्टडी की तो आपकी ओवरऑल एक्सप्लेनेटरी पावर 75% से 78% तक पहुंच गया। 3% एक्सप्लेनेशन आपको और मिल गया। तो देखिए ओवरऑल एक्सप्लेनेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि एक वेरिएबल आपने और इंक्रीज कर दिया जिससे सिर्फ और सिर्फ आपको 3% ज़्यादा फ़ायदा मिला। पहले वेरिएबल से आपको 30% पावर एक्सप्लेनेशन मिला था, दूसरे से भी 30 मिला, तीसरे से 15 मिला, 40 से सिर्फ 3 मिला। तो ये जो चौथा वेरिएबल आप ऐड कर रहे हैं ये परसिमनस नहीं है, क्योंकि आप वेरिएबल ज़्यादा कर रहे हैं और एक्स्ट्रा वेरिएबल डालने से आपको इतना एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं मिल रहा जितने पहले मिल रहा था। तो हमेशा एक स्टडी परसिमनस होनी चाहिए। परसिमनस का मतलब कि आप सिर्फ उतने वेरिएबल लें, उतने वेरिएबल ऐड करें जिससे अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन पावर में इजाफा हो। अगर थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है तो उसके ऐड करने से फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे थे
तो स्टेटिस्टिक की लैंग्वेज में हम कहते हैं आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा था। अब अगर आप 4 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया है। तो उधर सिर्फ 3% एडिशनल एक्सप्लेनेटरी पावर्स के फ़ायदे के लिए आपने अपना पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कुर्बान कर दिया है। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल ऐड करने से आपको एक्सप्लेनेटरी पावर कम मिला और डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा कम हो गया। तो बेहतर यही है कि आप इस चौथे वेरिएबल को ऐड ना करें। अगर ये भी कोई 15-16% पावर देता तो फिर इसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन अगर 1-2% कर रहा है तो फिर ऐसे वेरिएबल को ऐड ना करें, क्योंकि जितना ही आप वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे उससे एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होता। लेकिन पर वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी पावर को भी देखना ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा है तो ऐड करें, अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर ऐसे ही वेरिएबल्स को ऐड ना करें। तो एक रिसर्च स्टडी परसिमिनस होनी चाहिए। परसिमिनस मतलब कि कम से कम वेरिएबल्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो सके। आप ऐसे वेरिएबल्स ना एक्सप्लेन करें जो उनकी बहुत ही छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है। आप कोशिश करें कि मेजर चीज़ों पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे